अस्सलाम वालेकुम। हम ऑक्सफोर्ड की ओ लेवल न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 1 की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ बना रहे हैं और उसी सिलसिले में आज हम चैप्टर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज और चैलेंज योरसेल्फ क्वेश्चंस के साथ हाज़िर हैं। तो शुरू करते हैं। ये प्राइम फैक्टराइजेशन से मुतालिक सवाल हैं, आसान सवाल हैं। आप लोगों ने अब तक जो पीछे 1A और 1B कर ली है तो उसकी वजह से आपको रिव्यू एक्सरसाइज इतनी मुश्किल नहीं लगनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये तो बहुत आसान सवाल है, स्क्वायर रूट है, यानी दो दो बाहर निकलेंगे एक वक्त में, तो हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं इसका। प्राइम फैक्टराइजेशन 1 2 2 5, तो बहुत साफ नज़र आ रहा है, 5 से तो जा रहा है। 5 2 10, 2 बचा, 5 4 22 बचा, 5 5 25, अभी भी 5 से जा रहा है। 5 4 25 9 45, फिर 7 से जा रहा है, 7 7 49, 7 1 7। तो ये बनेगा अंडर रूट में 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, जो कि बन जाएगा स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर पावर 2 से दोनों की पावर 2 से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, दोनों ही बाहर आ जाएंगे, तो बचेगा 5 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 35। ये सवाल भी आप खुद कर सकते हैं। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें और इसमें से 3 3 करके बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो चूँकि नंबर बड़ा है तो नज़र आ रहा है कि 3 3 करके पेयर्स बन जाएंगे इसके अंदर, क्योंकि इसको क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट में से बाहर तब निकलता है जब किसी एक की पावर 3 हो, तो वो बाहर आ जाता है। तो इट सीम्स के जैसे सवाल करेंगे तो सबकी पावर 3 3 करके होगी और सब बाहर आ जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो है डिटरमाइन वेदर, अच्छा, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, एस्टिमेट करनी है। तो आपको याद है कि हमने कुछ स्क्वायर रूट्स याद किए थे और कुछ क्यूब रूट्स याद किए थे, यानी सॉरी, कुछ स्क्वायर्स याद किए थे और कुछ क्यूब्स याद किए थे। उससे हम स्क्वायर रूट निकाल लेते थे। तो हमने याद है कि 6 6 36 का स्क्वायर 36 किया था, 7 का स्क्वायर 49 किया था, 8 का स्क्वायर 64 किया था। तो एस्टिमेशन में क्या होता है कि हम देखते हैं कि इसके करीब तरीन के कौन सा परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट करता है। तो उसके करीब तरीन 64 एग्जिस्ट करता है। तो हम इसको यूँ करेंगे, लेट्स एस्टिमेट अंडर रूट 63 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 64, which is equals to 8 into 8, which is equals to 8 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर काट दें तो इज इक्वल्स टू 8। तो ये एस्टिमेटेड वैल्यू इसकी जो है वो कुछ 8 के करीब है। और आपको याद होगा कुछ क्यूब्स हमने डिस्कस किए थे, तो थोड़े से क्यूब्स मैं आपको बता देता हूँ। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 जो था वो 27 था। 6 इंटू 6 इंटू 6 जो था वो 216 था। और हमारे पास जो यहाँ नंबर है वो है 345। तो और ऊपर देखते हैं तो 7 इंटू 7 इंटू 7 जो है वो 7 क्यूब 343 था, विच इज़ वेरी नियर आर नंबर। तो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे हम। लेट्स एस्टिमेट अंडर रूट क्यूब रूट 345 इज इक्वल्स टू, उसको एस्टिमेट कर लें 343, क्यूब रूट 343, और फिर विच इज़ इक्वल्स टू 7 क्यूब क्यूब रूट 7 क्यूब विच इज़ इक्वल्स टू 7। तो यूँ हमने ये दोनों एस्टीमेट कर लिया। एस्टीमेट का मतलब क्या होता है? अंदाजे से बताना है कि तकरीबन इसके करीब करीब वैल्यू होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइम और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, ये पूरा प्रोसेस हम पीछे करते हुए आए हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हम इसको कहाँ तक देखेंगे, कि किस किस के मल्टीपल्स तलाश करेंगे या इसके फैक्टर्स में किस किस को देखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अंडर रूट लेते हैं ताकि क्या हमें पता चल जाए कि हमें कहाँ तक जाना है। किसी भी नंबर के अंडर रूट तक ही हम उसके फैक्टर्स में ढूंढते हैं कि उसके फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं एग्जिस्ट करते। जब किसी नंबर के कोई फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करता सिवाय उसके और 1 के, तो हम कहते हैं प्राइम नंबर है। तो फैक्टर्स कहाँ तक ढूंढेंगे उसके लिए हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो 753 का स्क्वायर रूट लेने के लिए क्या करेंगे, हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ठीक है, तो ये है
अच्छा, आपको इस वाले सवाल में यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ करने की इजाज़त है, ठीक है। तो अंडर रूट 753 निकालेंगे तो ये आई थिंक मैं निकाल के बताता हूँ। तो ये बन रहा है तकरीबन 27.4। तो हम तकरीबन 28 तक तलाश करेंगे कि इसके कोई फैक्टर्स हैं या नहीं हैं, ठीक है। तो पहले तो ये पता चल गया कि यहाँ से शुरू करते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी लिटी फॉर 2। तो एज तो हम यहाँ पे क्रॉस भी लगा सकते हैं, नो एज इट्स आ कौन सा नंबर है ये, इट्स एन ऑड नंबर। फिर फॉर 3 देखते हैं, क्या 3 से 3 इसका 753 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो 5 + 3 8 होते हैं, 8 + 7 15 होते हैं। तो यस फॉर 3 7 + 5 + 3 = 15। as 15 is divisible by 3, so 753 is divisible by 3. So it's a composite number, ठीक है जी। तो ये 753 देख लिया हमने। फिर 757 देखेंगे। तो 757 को भी हम जब अंडर रूट लेंगे तो कुछ 27.5 के करीब इसका आंसर आएगा, ताकि हम ये देख लें कि हम कहाँ तक इसके फैक्टर्स तलाश करें। तो ये भी आप कैलकुलेटर से ले सकते हैं डायरेक्ट। अंडर रूट 757 = 27.5। तो हम 28 तक ढूंढेंगे इसके नंबर के। 28 तक में अगर हमें मिल गया तो ठीक है, वरना हम जो है वो समझेंगे कि प्राइम नंबर है। तो टेस्ट ही पूरा सब कुछ ऐसे ही लिखेंगे। फॉर 2 से शुरू करता हूँ मैं डायरेक्टली। फॉर 2 तो क्रॉस एज इट्स एन ऑड नंबर, क्योंकि इसके आखिर में 0 2 4 6 8 नहीं आ रहा। फिर फॉर 3 देखते हैं। तो 7 + 5 + 7 7 7 14 और 5 जो है वो 19 होता है। तो ये क्रॉस हो गया। एज 19 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। फिर हम नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 देखते हैं। फॉर 5 तो क्रॉस एज इट डजंट एंड इन 5 और 0, 5 से भी नहीं जा रहा। 7 से देखते हैं। तो 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 757 को 7 से डिवाइड किया, 7 × 1 = 7 बचा 57, 7 7 × 49, 7 8 × 56, 1 बच गया तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ। नॉट डिविजिबल, नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 7। अच्छा, ये वर्किंग दिखानी होगी आपको साइड में। कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 7, ओके। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 11। तो 11 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 757 डिवाइड बाय 11, 11 6 × 66। तो बचा यहाँ पे 97, 11 8 × 88। तो जाहिर है ये पूरा नहीं हो रहा डिवाइड, ये 9 बच जाएगा। तो नॉट, जैसे कि नॉट कम्प्लीट डिविजिबल 11। फिर 13 से चेक करेंगे, फिर आप इसको 17 से चेक करेंगे, फिर 19 से चेक करेंगे, फिर 23 से चेक करेंगे। 28 तक में यही प्राइम नंबर्स हैं। तो इन प्राइम नंबर से चेक करेंगे, पता चलेगा किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा, फिर आप कहेंगे 757 इज़ अ प्राइम नंबर, हेंस इट इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहे हैं द नंबर 840 एंड 8316
रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स आर, इनके प्राइम नंबर्स इन्होंने निकाल दिए। अब आप इसका ग्रेटेस्ट होल नंबर दैट विल डिवाइड यानी एचसीएफ निकालिए, और स्मॉलेस्ट होल नंबर दैट इज डिविजिबल बाय बोथ दिस यानी एलसीएम निकालिए। तो ये तो आप खुद निकाल ही सकते हैं एचसीएफ और एलसीएम, जब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन हुई हुई है, तो ये शाबाश आप खुद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें पूछ रहे हैं जनाब कि LCM of 612 and n is 660, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ n। तो 3 नंबर हैं, उनका LCM 660 है, बताइए वो n क्या है। एक नंबर पता है हमें 6, एक नंबर पता है हमें 12, एक और नंबर है लेकिन हमें पता नहीं है, मालूम करना है। ये सवाल भी हम पीछे कर चुके हैं, तो इसको हम दोबारा से सॉल्व करते हैं ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए एक तरह से। तो एक्चुअली हमें क्या करना होता है, हमें सबके ही प्राइम फैक्टर्स मालूम करने होते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 क्या है वो हमें पता ही है, याद ही हैं, 2 इंटू 3। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 क्या है वो भी हमें याद हैं, 2 इंटू 3। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 600 हमें नहीं याद, वो हम निकाल लेते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 600 इज़, ये वर्किंग दिखानी होगी, 2 3 ज़ार 6, 2 150 ज़ार, 2 75 ज़ार, 5 25 ज़ार, 5 5 ज़ार, 5 1 ज़ार। ठीक है, तो ये कुछ गड़बड़ तो की नहीं की मैंने, ये 660 है, ओहो मैं 600 लेके चल रहा हूँ, देखा मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। हो जाता है ऐसा कभी कभी, जब बहुत सारी वीडियोस एक साथ बनानी होती है तो ऐसा होता है, ये भूल चूक आप लोग माफ़ कर दिया करें। 332, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 5 ज़ार 10, फिर 5 5 5 3 ज़ार 15, और 5 3 ज़ार 15, फिर 3 11 ज़ार 11 1 ज़ार। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11। तो n की जो मुख्तलिफ पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, तो देखें बड़ा वाला नंबर हम लेते हैं जब हम निकाल रहे होते हैं LCM, तो हम जो सबसे बड़ा वाला वैल्यूज़ होती हैं, किसी भी नंबर की सबसे ज़्यादा रिपीटिशन होती है वो उठाते हैं। तो 2 इंटू 2 तो हो सकता है यहाँ से उठा लिया हो, तो अगले नंबर में ज़रूरी नहीं है कि 2 इंटू 2 हो, और 3 उठाया ही नहीं, ठीक है, 3 यहाँ नज़र ही नहीं आ रहा। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि, सॉरी ये मैंने क्या किया है, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 11, 3 भी तो है बीच में। तो 2 इंटू 2 हो सकता है यहाँ से उठाया हो, 3 जो है वो हो सकता है इसकी वजह से उठाया हो। तो 5 और 11 यहाँ कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो एक पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी नंबर 1 कि वो 5 इंटू 11 हो, और ऐसा भी हो सकता है पॉसिबिलिटी नंबर 2 कि अब 5 इंटू 11 हो और इनमें से कोई एक नंबर भी उसमें एग्जिस्ट करता हो। तो इस तरह से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बन जाएंगी। 5 इंटू 11 तो होगा ही होगा उसमें लाजमन, लेकिन एक पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि उसमें एक 2 भी हो, एक पॉसिबिलिटी बन जाएगी उसमें कि 2 2 हों। खुद सोचिए ना कि 6 का बना 2 इंटू 3, 12 का बना 2 इंटू 2 इंटू 3। तो अब अगर एक नंबर 5 इंटू 11 है तब भी यही LCM आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11। अगर एक नंबर में यहाँ 2 भी है तब भी यही आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 3, क्योंकि ये 2 इनकी वजह सेलेक्ट हो जाएगा। यही तरह से एक नंबर में 2 दफ़ा 2 है तब भी यही LCM आएगा। यही समझना चाह रहे हैं कि आपको ये बात क्लियर है या नहीं है, कि 5 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 2, 2 दफ़ा 2 हो तब भी आ जाएगा। यही तरह से अगर उसमें 5 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 भी है तब भी सेम LCM आ जाएगा। ठीक है जी, तो यूँ मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ हमने निकाली कि ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं। 5 इंटू 11 और भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, हो सकती हैं,
जैसे 5 इंटू 11 इंटू 2 किए तो 5 इंटू 11 इंटू 3 भी एक हो सकती है पॉसिबिलिटी, और 5 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 3 भी हो सकती है। बस 5 और 11 इसमें हर सूरत होगा, और बाकी सब नंबर्स इसमें जो ऊपर ऑलरेडी आए हुए हैं वो भी इसमें आ सकते हैं, तब भी एलसीएम सेम रहेगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहे हैं जनाब के शिरली नीड्स टू पैक 108 stalks of roses, 81 stalks of lilies, and 54 stalks of orchids into identical baskets so that each type of flower is equally distributed among the baskets. Find the largest number of baskets that can be packed, the number of each type of flower in a basket. ये सवाल हम पीछे कर चुके हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप ये खुद कर सकें। थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ। सबसे पहले तो आप इन तीनों का HCF निकाल लीजिए। वो कौन सा कॉमन फैक्टर है जिसमें तीनों डिवाइड हो जाएंगे। तो 108, 81 और 54 का HCF निकालिए। तो ये मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि इनका HCF जो मुझे नज़र आ रहा है वो आएगा 27। अब जब 27 HCF आ गया तो फिर आप ये चेक कर सकते हैं कि रोज़ेस कितने होंगे। 108 को 27 से डिवाइड कर लीजिए। आप ही चेक कर सकते हैं कि लिलीज़ कितने होंगे। 81 को 27 से डिवाइड कर लीजिए। आप ही चेक कर सकते हैं ऑर्चिड्स कितने होंगे। 54 को 27 से डिवाइड कर लीजिए। हर पैक में कितने कितने आएंगे ये हम यहाँ से बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहे हैं एट 5:45 PM Lixin, Khairul and Devi are at the starting point of 1 kilometer circular path. Lixin takes 18 minutes to walk 1 round. Khairul needs 360 seconds to run 1 round, and Devi cycles 2 rounds in 4 minutes. Find the time when all the three of them will next meet. सबसे पहले तो उनका टाइम सेम कर लें। इन्होंने चालाकी बस ये की है कि सबको एक जैसा यूनिट में नहीं दिया, तो पहले यूनिट सेट कर लेते हैं। तो लिक्सिन का कितना है 18 मिनट्स टू 1 राउंड, तो 18 मिनट्स में लिक्सिन करता है। खैरुल जो है वो 360 सेकेंड्स में करता है। खैरुल इज इक्वल्स टू 360 सेकेंड को मिनट में करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, तो 6 मिनट। ठीक है। और ये जो साहब हैं देवी साहिबा जो हैं वो 2 राउंड 4 मिनट में करती हैं, तो एक राउंड कितने मिनट में करेंगी देवी। 2 राउंड्स 4 मिनट्स में 2 राउंड्स, तो 1 मिनट में सॉरी क्या लिखा था, सॉरी 4 मिनट्स में 2 राउंड, तो 2 मिनट में 1 राउंड। 2 मिनट्स, तो ये तीनों की हम मिनट्स में वैल्यूज़ निकालनी है। अब एक राउंड इन्होंने 2 मिनट में लगाया, अब ये अगला राउंड 4 मिनट में लगाएंगे, फिर 6 मिनट में लगाएंगे, फिर 8 मिनट में लगाएंगे, 6 मिनट में लगाएंगे, फिर 8 मिनट में लगाएंगे, फिर 10 मिनट में लगाएंगे, 12 मिनट में लगाएंगे। 12 मिनट में इनसे दोबारा मुलाकात हो जाएगी इनकी, क्योंकि ये अगला राउंड 12 मिनट में लगा रहे होंगे, जबकि ये 18 मिनट में लगा रहे हैं। तो ओवरऑल जाके कहाँ जाके ये मैच करेंगे, तो ये बहुत आसान है। इनका एलसीएम निकाल लीजिए। हर कितने मिनट बाद ये आपस में मैच करते रहेंगे। तो 18 वैसे तो साफ नज़र ही आ रहा है ना, 18, 6 और 2 का आप एलसीएम निकाल लीजिए कॉमन। तो 2 9 ज़ार 18, 2 3 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, 1 तो पहले था, 3 1 ज़ार 3। तो ये हो गया एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 0 9 2 ज़ार 18 मिनट्स में ये सब घूम के वापस आया करेंगे। और ये देखिए नज़र ही आ रहा है कि 2 के टेल में भी 18 आता है, 6 के टेल में भी 18 आता है, तो 18 के टेल में भी 18 आता है, तो तीनों 18 ऑटोमेटिकली वैसे ही नज़र आ रहा था। इसका आंसर 18 होना चाहिए। 18 मिनट्स में ये दोबारा घूम के फिर एक साथ पहुँचेंगे अपनी स्टार्टिंग लाइन पे। हर 18 मिनट के बाद ही फिर मिल जाया करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में फरमा रहे हैं नोरा एंड Amira work in different companies. Nora has a day off every 4 days and Amira has a day off every 6 days. ये वही वाला सवाल है। Nora last day off was on 29 April while Amira was on 1st May. When will they next have the same day off and subsequently how often will they have the same day off? एक जैसा ही जवाब होगा। बस गेम क्या है कि एक साथ स्टार्ट नहीं हुआ। वो जो रेस थी वो एक साथ स्टार्ट हुई थी। ये एक 29 अप्रैल को स्टार्ट किया, एक ने 1 मई को स्टार्ट किया। तो सबसे पहले तो हम
ये बता सकते हैं कि कब इनका नेक्स्ट सेम डे ऑफ आएगा। हर 4 दिन बाद नोरा का आता है, तो आप सिर्फ 4 का ही लगा लें। 29 अप्रैल से जब डेट ही लगा लें ना, 29 अप्रैल, फिर 30 अप्रैल, ये मई शुरू हो गया, फिर 1 मई, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, जस्ट टू सी। तो नोरा 4 दिन बाद कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1, 2, 3, 4 हर चौथे दिन, और वो जो है हर 6 दिन बाद कर रही है। तो 1, 2, 3, 4 ये तो नोरा का हो गया, और दूसरी क्या नाम था, अमीरा का जो है 6 दिन में, कब से है, 1 मई से। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर ये 1, 2, 3, 4। तो देखें ये नोरा 4 करके एक रेस्ट करेगी, फिर 4 करके अगला रेस्ट करेगी, जबकि अमीरा जो है वो पहले ही रेस्ट किया होगा उसने, दोनों साथ पे जाके मिल जाएंगे। ये तो ऐसे ही निकल जाएगा, इसके लिए कोई फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑन 7 मई, फिर ये दोबारा कब, कितने कितने दिनों बाद सब्सिक्वेंटली ये लोग किया करेंगे। तो 4 और 6 कैल्शियम निकालने पता चल जाएगा हर कितने दिन बाद इनकी मुलाकात हुआ करेगी। किस दिन सेम होगा, 7 को तो सेम होगा। ये तो अब एक साथ स्टार्टिंग टाइम आ गया हमारा। अब एक साथ स्टार्टिंग टाइम आ गया तो हम निकाल सकते हैं हर कितने दिन बाद इनकी मुलाकात होगी। 4 और 6 कैल्शियम निकालेंगे आप, तो वो आसान है। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3। तो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12। तो इसका आंसर आएगा हर 12 डेज़ के बाद जो है ये दोबारा एक साथ छुट्टी किया करेंगे। सही है जी, तो ये भी हमारा हो गया। तो यूँ हमने रिव्यू एक्सरसाइज भी पूरी देख ली, इसमें वो रिवीजन भी हो गया जो हम पीछे से करते हैं। होपफुली आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, और रिपीट भी हो गया, रिवाइज भी हो गया। तो लेट्स सी कि आप चैलेंज योर सेल्फ में कुछ कर पाते हैं या नहीं कर पाते। चैलेंज योर सेल्फ निकालते हैं। चैलेंज योर सेल्फ में कुछ थोड़े से मुश्किल सवाल हो सकते हैं, थोड़े से ऐसे सवाल हो सकते हैं कि जिसको समझने में आपको मुश्किल हो, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आए। द फिगर शोज अ फेस ऑफ अ क्लॉक विद द नंबर 1 to 12। ओके, सही है, ऐसी होती है सारी घड़ियाँ। विच आर द 6 एडजस्टेड नंबर्स सच दैट द सम ऑफ एवरी पेयर ऑफ एडजस्टेड नंबर फॉर दीज 6 नंबर्स इज अ प्राइम नंबर। ओके, तो आप सारे एडजस्टेड नंबर इसके लिए आपको निकालने पड़ेंगे। विच आर द 6 एडजस्टेड नंबर सच दैट द सम ऑफ एवरी पेयर ऑफ एडजस्टेड नंबर फॉर दीज 6 नंबर्स इज अ प्राइम नंबर। तो देखें 12 + 1 एक एडजस्टेड नंबर है जिसका सम क्या आ रहा है 13, 13 इज अ प्राइम। 1 + 2 ये एक एडजस्टेड नंबर है, इसका सम कितना आ रहा है 3, 3 इज अ प्राइम। 2 + 3 एक एडजस्टेड नंबर है, एडजस्टेड कहते हैं साथ साथ को, इसका सम कितना आ रहा है 5, 5 इज अ प्राइम नंबर। 3 + 4 इज अगेन 7 इज अ प्राइम नंबर। 4 + 5 9, 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अच्छा, और पीछे से लिख लेते हैं कि कहीं पीछे से तो हमने कोई नहीं छोड़ दिया। 11 + 12 ये होता है 23, 23 इज़ अ प्राइम नंबर। 10 + 11 इज़ 21, 21 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो देखें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 तो हमें मिल गए। कितने मालूम करने थे? हाँ, नंबर तो पूरे हो गए ना। 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 1 2 3 4 5 6 नंबर हमें वो मिल गए जो एक दूसरे के साथ साथ हैं, और उनके सम जो है वो एक प्राइम नंबर बन के आ रहा है। ठीक है, तो सवाल मुश्किल नहीं था, बस कॉन्सेप्चुलाइज करना था। रीअरेंज द अदर 6 नंबर सो दैट द सम ऑफ एवरी पेयर ऑफ द एडजस्टेड नंबर इज अ प्राइम नंबर। हाउ मेनी वेज आर देयर टू डू दिस। करना क्या है, कहना क्या चाहते हैं भाई? कहना ये चाहते हैं कि ये देखें, ये 6 नंबर तो हमारे वो हो गए इस लाइन के उस तरफ वाले, जो कि प्राइम नंबर थे, जिनका सम प्राइम नंबर था एडजस्टेड नंबर्स का। अब जो बाकी नंबर हैं इनको कुछ ऐसे एडजस्ट कर लीजिए, कुछ इस तरह से सेट कर लीजिए कि हम इनको भी प्राइम नंबर बना सकें, यानी इनके सम को भी प्राइम नंबर बना सकें। तो लेट सपोज 4 के साथ किस किस को सम करेंगे तो प्राइम नंबर आ जाएगा। तो 4 + 6 इज़ 10, 4 + 7 इज़ 11, तो 4 + 7
एक सेट है। फिर 4 के साथ कोई और प्राइम नंबर बनाता है, 4 + 8 12, 4 + 9 13, यस 4 + 9 एक और प्राइम नंबर है। अब ये लिस्ट देनी है इनको हमें। 4 + 10 इज़ 14, 4 + 11 इज़ 15, ठीक है। 5 से चलते हैं, 5 + 6 इज़ 11, यस 5 + 6 एक नंबर आ गया 11 जो कि प्राइम नंबर देता है। इक्वल्स टू भी लिख दें 11 13 11। फिर और क्या नंबर है, 5 + 8 अगला नंबर ऐसा मिल रहा है हमें जो 13 आ रहा है। तो इस तरह से आप ये ढूंढते जाइए कि किस किस नंबर को की किस किस के साथ ऐसी जोड़ी बन रही है कि उसको आपस में ऐड करें तो वो प्राइम नंबर बन जाएगा। कहाँ से कहाँ तक देखें, 4 से शुरू कीजिएगा देखना और 11 तक देखिएगा। तो हमें ये टोटल नंबर्स इसमें हम सेटिंग कर लेंगे। क्यों 4 से क्यों करेंगे कि 5 के एडजेसेंट तो 4 है ना, हमें 10 से देखना था, 10 के एडजेसेंट तो 11 ऑलरेडी मौजूद है ना, इसलिए हम यहाँ से देखेंगे। तो आपको बहुत सारी लिस्ट मिल जाएगी ऐसे नंबर्स की जो कि प्राइम नंबर बन जाएंगे मिलके। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिगर शोज अ शेप मेड अप ऑफ 3 आइडेंटिकल स्क्वायर्स डिवाइडेड इनटू 4 आइडेंटिकल पार्ट्स। 3 बराबर बराबर के स्क्वायर दिख रहे हैं, इसको 4 टुकड़ों में तोड़ना है। ओहो, बहुत मुश्किल सवाल है। तो क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो गया? एक मिनट मैं देख लूँ। हाउ मैनी वेज इज कैन बी डन, ये तो हमने मुख्तलिफ वेज में कर लिया। लेट मी चेक। अच्छा, इन्होंने इसमें हमें पिछले सवाल में ये भी करने को कहा था और मैंने डेटा तो डिलीट कर दिया, लेकिन मुझे याद है कि अब घड़ी को दोबारा से अरेंज कीजिए इस तरह से कि जैसे 11 से 12 प्राइम आ रहा है, 12 से 1 प्राइम आ रहा है, 1 से 2 प्राइम आ रहा है, 2 से 3 प्राइम आ रहा है, 3 से 4 प्राइम आ रहा है, आगे भी प्राइम ही आता रहे सम। इनका सम 11 से 12 का सम प्राइम है, तो 12 से 1 का सम प्राइम है, 1 से 2 का सम प्राइम है, 2 से 3 का सम प्राइम है। तो सबके सम प्राइम ही आते रहें, इस तरह से अरेंज कीजिए। तो 11 12 ये तो सही है, 1 2 3 4 यहाँ तक तो हमारे पास मौजूद है। तो हम इसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? तो जो हमने डेटा बनाया था, एक लिस्ट बनाई थी उसमें से चेक करते हैं कि हम किस तरह से इसको कर सकते हैं। 4 के साथ 7 भी आ सकता है और 9 भी आ सकता है। अगर 4 के साथ हमने 9 रखा तो 9 के साथ हमारे पास या तो 8 आएगा या 10 आएगा। तो ये पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी बन गई। ज़रा मैं जल्दी से आपको दिखाऊं कि एक था 4 और 7, एक था 4 और 9, फिर एक था 5 और 6, और एक था 5 और 8, और एक था 6 और 5, एक था 6 और 7, फिर एक था 6 और 11, फिर एक था 7 और 4, फिर 7 और 6, फिर 7 और 10। ये सब प्राइम नंबर्स बन रहे, 7 + 10 17 होता है। फिर 8 5 13 था, फिर 8 और 9, फिर 17 8 और 11, फिर हमारे पास 9 और 4, और 9 और 8, और 9 और 10, और 10 और 7, फिर 10 और 9, और 11 और 7, 11 और 6 सॉरी, और 11 और 8। ये सब प्राइम नंबर की पॉसिबिलिटीज़ बन रही थी। अब इसमें हमें ये देखना है कि हम इन अरेंजमेंट्स को रख रख के देखें। 4 के साथ 7 रखें, 7 के साथ 4 है, ये तो समझ में आती है बात। 4 के साथ 7 है, 7 के साथ 4 है, यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो 7 और 4 11 हो जाएगा। अगला नंबर किसको रखें? हम इसमें से क्रॉस करते जाते हैं। 7 हो गया, 4 हो गया। अब अगला नंबर किसको रखें? अब 7 के साथ दूसरा नंबर और कौन सा हो सकता है जो प्राइम होगा? 6 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है। तो अगर हमने 6 रख दिया यहाँ पे, 7 के साथ 6 रख दिया, तो 6 के साथ दूसरा नंबर 5 होगा या 7 होगा या 11 होगा। तो ये भी हम रख सकते हैं, और 7 के साथ हम 10 भी रख सकते हैं, क्योंकि ये देखें 7 के साथ एक पॉसिबिलिटी 10 की भी है। एक तरफ से 4 है, एक तरफ से 10 है। 10 रख के देखते हैं 7 के साथ। 7 और 10 रख दिया। अब 10 के साथ किसको रख सकते हैं? 10 के साथ 7 रखना था, वो रख दिया। 10 के साथ 9 को भी रख सकते हैं, 10 के साथ 9 को रख के देखते हैं। अच्छा, अब 9 के साथ किसको रख सकते हैं? 4 को रख सकते हैं, 4 पहले रखा जा चुका। और 8 को रख सकते हैं, 8 को रख के देख लेते हैं। अब कौन बच गया?
8 के साथ किसको रख सकते हैं, 5 को रख सकते हैं, यस 5 को रख सकते हैं, 9 को रख सकते हैं, 9 यूज़ हो चुका है, 11 को रख सकते हैं, 11 आगे है, तो 8 के साथ हम 5 को रख देते हैं, तो एक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12, एक रह गया, कौन सा रह गया, आई थिंक के 6 रह गया, तो 5 के साथ हम 6 को रख सकते हैं, यस 5 के साथ 6 को रख सकते हैं, और 6 के साथ 11 को रख सकते हैं, 6 के साथ 11 को रख सकते हैं। तो इस तरह से बस देखना था इंटेलिजेंटली ना, कि अगर हम इस तरह से घड़ी को रीअरेंज कर दें तो हर नंबर, दो नंबर ऐसे होंगे जो एक दूसरे के साथ मिलकर प्राइम नंबर बना रहे होंगे। अच्छा, तो वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछ रहा है कि फाइंड दी HCF एंड, अच्छा सॉरी, डिवाइडेड इनटू 4 आइडेंटिकल पार्ट्स। अब एक जैसे चारों स्क्वायर जो हैं वो एक जैसे हैं, अब इसको 4 ऐसे टुकड़ों में तकसीम करना है जो एक जैसे हों। तो पहले ना आप ये सोचिए कि किसी भी चीज़ को मज़ीद छोटे टुकड़ों में एक जैसे तोड़ा जा सकता है, नहीं तोड़ा सकता। देखें, एक स्क्वायर को मज़ीद हर स्क्वायर को चार 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 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं इजीली आप, और हर टुकड़ा दूसरे टुकड़े के बराबर होगा, है ना। वैसे तो हम दो दो टुकड़ों में भी तोड़ सकते थे, दो दो रेक्टेंगल बना देते हर हर उसके, तो 6 हो जाते हैं हमारे पास। लेकिन क्या 6 4 से डिवाइड हो सकता है? अगर हम इसको पहले ऐसे तोड़ते, इक्वल टुकड़ों में तोड़ने के लिए हम इसको दो दो टुकड़ों में तोड़ देते, एक दो तीन चार पाँच छः, तो इक्वल 6 टुकड़े टूट गए। अब 6 टुकड़ों को हम 4 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। 6 कैन नॉट बी डिवाइड बाय 4। हम इसको 4 4 टुकड़ों में तोड़ते हैं, हर टुकड़ा दूसरे टुकड़े के बराबर होगा खुद ब खुद, क्योंकि स्क्वायर है, हर साइड बराबर है। जब 4 इक्वल टुकड़ों में तोड़ा तो हर टुकड़ा दूसरे टुकड़े के बराबर होगा। टोटल टुकड़े कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या 12 को हम तोड़ सकते हैं चार चार के टुकड़ों में? यस, तोड़ सकते हैं। 12 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 3 12 आता है। इसका मतलब है कि 3 3 के 4 टुकड़े बनेंगे जो एक जैसे शेप्स बन जाएंगे इसमें। तो वो कैसे बन सकते हैं, उसका डिज़ाइन सोचने के लिए आपको थोड़ा सा अपना अच्छा सा माइंड यूज़ करना पड़ेगा। ये सिर्फ सिंपल मैथ्स का सवाल नहीं है, थोड़ा सा आपको इसमें अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। एक ये बन गया, शेप बिल्कुल सेम होना चाहिए, यानी तीनों शेप जो बने वो एक जैसे बने। एक तो शेप ये बन गया, ये तो हमें पता चल गया कि हमने सही टुकड़ों में तोड़ा। इसी जैसा दूसरा शेप बन रहा है, ये देखें, ये देखें, ऐसा ही दूसरा शेप बन गया। इसी जैसा तीसरा शेप बन रहा है, ये देखें, और इसी जैसा चौथा शेप बन रहा है, ये देखें। 3 3 के 4 टुकड़ों में तोड़ दिया हमने। जब सब में अलग अलग तरह का कलर भर दिया, अलग अलग पैटर्न भर दिया, ताकि पता चल गया कि हमने अलग अलग शेप्स बना लिए। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 में पूछते हैं जनाब कि फाइंड दी HCF एंड LCM ऑफ 120 एंड 126। तो यार ये तो आसान सवाल है, तो आप खुद कर लीजिए, प्राइम फैक्टराइज कीजिए, HCF और LCM मालूम कर लीजिए। शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 120 एंड 126 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 120 एंड 126। जो HCF निकले उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा जो LCM निकले उसके साथ। देखिएगा आंसर क्या आ रहा है। फिर 120 और 126 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिएगा आंसर क्या आ रहा है। आप देखिएगा आंसर सेम आएगा, सो हम कहेंगे हैंस प्रूव्ड। तो पता ही चला कि HCF और LCM को मल्टीप्लाई करो और दोनों असली नंबर जो हैं उनको मल्टीप्लाई करो तो दोनों का आंसर सेम आता है। कैन यू जनरलाइज दिस रिजल्ट फॉर एनी टू नंबर्स? एक्सप्लेन योर आंसर। यस, जनरलाइज कर सकते हैं इसको। और जनरलाइज करने का मतलब क्या होगा कि आपको स्टेटमेंट दें, तो हम कहेंगे कि the product of any two numbers is equal to the product of its HCF एंड LCM। प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को, इसको लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल्स टू LCM
ऑफ एक्स एन वाई मल्टीप्लाई बाय एच सी एफ ऑफ एक्स एन वाई। ये जनरल करके हमने लिख दिया, ये रूल बन गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं हमसे, कैन यू जनरलाइज रिजल्ट इन टू फॉर एनी थ्री नंबर्स, एक्सप्लेन योर आंसर। नहीं, हम थ्री नंबर्स के साथ नहीं कर सकते, इसके लिए आपको पूरा करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगेन ये आउट ऑफ द बॉक्स करने वाले सवाल हैं, तो थोड़ा लंबा होगा इसका जवाब। आप कोई भी तीन नंबर ले लें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लें 10 ले लें, 12 ले लें, 20 ले लें, 15 ले लें, 25 ले लें, जो एग्ज़ाम्पल बुक में दी हुई है हम वही ले लेते हैं। तो अब आप इनका एलसीएम निकालिए पहले, फिर इनका एचसीएफ निकालिए, फिर एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ कीजिए, और फिर 10 इंटू 20 इंटू 25 कीजिए। देखिए आंसर सेम नहीं आएगा। सो इसका मतलब है कि ये तीन नंबर्स के लिए जनरलाइज नहीं हो सकता। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहे हैं हमसे, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहे हैं, द डायगोनल ऑफ अ 6x4 रेक्टेंगल passes through 8 squares as shown in the figure. Find the formula for the number of square passed through by a diagonal of a m by n रेक्टेंगल। m लंबाई n चौड़ाई, ऐसे रेक्टेंगल का फॉर्मूला बताइए, डायगोनल का क्या होगा जब 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर लंबा और 1 2 3 4 4 स्क्वायर चौड़ा ट्रायंगल होगा, या ऊंचा कह लें रेक्टेंगल होगा। तो ये बताइए कि उसका ये कितना आया, 1 2 3 4 5 6, क्या 6 आया? क्या हम ये कह सकते हैं कि 6 स्क्वायर से इसका जो डायगोनल था वो 6 था? तो ये 6 नहीं था, ये 8 स्क्वायर्स था। वो कैसे पता चला कि ये 8 स्क्वायर्स हैं भाई? तो एक तो ये समझना पड़ेगा आपको, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर दूं। यस, तो ये जब आप मेजर करेंगे ना इसको 4 सेंटीमीटर बना के, इसको 6 सेंटीमीटर बना के, तो ये 8 सेंटीमीटर आ रहा होगा। ठीक है, ये तो गिवन है सवाल में, ऐसा ही बता दिया इन्होंने कि ऐसा ही है। 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर जो है वो 8 सेंटीमीटर के बराबर है। बल्कि नहीं, ये भी नहीं कह रहे, सॉरी, ये कह रहे हैं कि जब 6 स्क्वायर्स की लंबाई हो और 4 स्क्वायर्स की ऊंचाई हो तो ये 8 स्क्वायर से पास करता है। एक इस स्क्वायर से पास किया, एक स्क्वायर से पास किया, एक स्क्वायर से पास किया, एक स्क्वायर से पास किया, फिर एक स्क्वायर से पास किया, एक स्क्वायर से पास किया, एक स्क्वायर से पास किया, एक स्क्वायर, सॉरी दो दो डबल डबल काउंट कर लिया, एक ये स्क्वायर, एक ये स्क्वायर, एक ये स्क्वायर, एक ये स्क्वायर 4, एक ये स्क्वायर, एक ये स्क्वायर, एक ये स्क्वायर और एक ये स्क्वायर। कितने स्क्वायर्स को टच किया इसने? 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्क्वायर्स को टच किया। ये कहना चाह रहे हैं चलिए कि जब एक बॉक्स में हम ऐसा करते हैं कि जो 6 बॉक्स लंबा रेक्टेंगल हो और 4 बॉक्स ऊंचा रेक्टेंगल हो, तो उसका जो डायगोनल, इसका जो ऐसा डायगोनल बनता है वो टच करता है टोटल नंबर ऑफ़ बॉक्सेस कितने? 8 बॉक्सेस। अब इसका कोई रूल बना दें कि अगर 5 बॉक्स लंबा और 3 बॉक्स चौड़ा ऊंचा हो तो अब कितना करेगा, और अगर 7 बॉक्स लंबा और 6 बॉक्स ऊंचा हो तो कितने स्क्वायर्स को टच करेगा। इसका कोई रूल बना दें। अच्छा, अब ये रूल बनाने के लिए आपको एक तो काम ये करना पड़ेगा कि आपको ये निकालना पड़ेगा कि 4 और 6 के साथ मैं ऐसा क्या करूं कि 8 आ जाए। तो पहले तो आप ये सोचें, फिर हम इसको और जनरलाइज करेंगे। 4 और 6 को मैं ऐसा क्या करूं, 4 + 6 भी 8 नहीं आ रहा, वो तो 10 आ रहा है, 4 - 6 - 4 जो है वो 2 आ रहा है। तो एक फार्मूला बनता नज़र आ रहा है, और इसके लिए इस फार्मूले को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल साइजेस ऑफ स्क्वायर्स पे इसको टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि अगर कोई बड़ा स्क्वायर लें आप, यहाँ पे 8 लें और यहाँ पे 5 रेक्टेंगल, बड़ा रेक्टेंगल लें और फिर इसके गिने के कितने स्क्वायर टच हो रहे हैं, तो आप उसका आंसर निकालेंगे। फिर इस तरह से बारी बारी मुख्तलिफ
2 से 3 आप वैल्यूज़ निकालेंगे, फिर आप उसको जनरलाइज करने के काबिल होंगे। तो वो कैसे हो रहा है कि अगर हम जो एक साइड है उसमें दूसरी साइड प्लस करें तो डायगोनल कितने बॉक्सेस को छूता है ये मालूम करना है, और उसमें से माइनस कर दें इन दोनों का HCF ऑफ 6 and 4। तो 8 आ जाएगा। वो कैसे? 6 और 4 का HCF क्या है कि हमने 6 और 4 का HCF लिया, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, तो ये बनेगा, और कोई मज़ीद हो नहीं रहा डिवाइड, तो HCF 2 आया इसका। तो 6 + 4 10 होगा, 10 - 2 = 8। इस पर कोई और वैल्यू डाल के देखेंगे जो कि हमने नया बॉक्स बनाया होगा, जो आपने अलग बॉक्स बनाया, इसको ग्राफ पेपर पे करके टेस्ट करना होगा आपको। तो उसमें जितने आप लेंथ लेते हैं और जितनी आप हाइट लेते हैं और फिर जितने स्क्वायर्स को ये छू के गुजर रहा है, उसको आप इस फार्मूले में डालें कि लेट सपोज आपने एक में 8 डाला, एक में 5 डाला, तो 8 और 5 13 होता है, और 8 और 5 का HCF तो आएगा नहीं, 1 आएगा। तो ऐसा नंबर लेते हैं, इसको कुछ कॉमन तो आए ताकि आंसर ज़रा सही सही निकले, कुछ वेरीफाई करने में आसानी हो। आप ऐसा ले लें कि 8 और 12 का ले लें, एक तरफ 12 रखें, एक तरफ 8 रखें, ये बना के देखें इसको, और इधर 8 और 12 को ऐड किया तो 20 बना। 20 माइनस HCF ऑफ 8 and 12, तो 12 और 8 का HCF निकालते हैं। 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, तो ये 2 2 ज़ार 4 आ रहा है इनका HCF। तो 20 - 4 = 16। अब इसको आप ट्राई करके देख लें, एक ऐसा स्क्वायर बॉक्सेस के अंदर या ग्राफ पेपर के ऊपर ऐसा रेक्टेंगल बनाएं जो 12 डब्बे ऐसे हों और 8 डब्बे ऐसे हों, तो देखें कि इसका डायगोनल कितने डब्बों को छू के गुजरता है। 16 को छू के गुजरना चाहिए। तो बस आपको ये समझना है कि ये फार्मूला बनेगा कि कोई भी नंबर एक और उसके साथ दूसरे नंबर को जमा करें और उसमें से उनका HCF माइनस कर दें, HCF ऑफ n तो ख़ुद ब खुद वो नंबर आ जाता है कि कितने बॉक्सेस को ये क्रॉस करके आया होगा डायगोनल। तो एक इंटरेस्टिंग सा सवाल था, एडिशनल सवाल था। तो होपफुली कि ये आपको कुछ समझ में आई होगी बात मेरी। क्वेश्चन नंबर 5 में फरमा रहे हैं, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू कट 12 आइडेंटिकल सॉसेजेस सो दैट दे कैन बी शेयर्ड इक्वली अमंग 18 पीपल। तो ये तो आसान बात है कि 18 लोगों में काटना है और 12 सॉसेजेस हैं, 18 लोगों को चाहिए। तो अगर 12 को 18 में डिवाइड करना है तो 12 पिज़्ज़ास को 18 बंदों में डिवाइड करना है, तो हर बंदे को कितना मिलेगा ये निकाल सकते हैं हम। 6 2 12, 6 3 18, 2/3 सॉसेज हर एक को मिलेगा। ठीक है, 2/3 हर एक को मिलेगा। इसका मतलब है कि कितने कट्स करने पड़ेंगे 2/3 करने के लिए, हर हर सॉसेज को 2/3 पीसेस निकालने के लिए, हर एक को देने के लिए कितने कट्स करने पड़ेंगे। तो 12 लोग हैं तो 12 दफ़ा कट करना पड़ेगा कम अज़ कम। ऐसा है, 12 लोग हैं, 18 लोग हैं, सॉरी 18 लोग हैं। हाँ, तो कितनी दफ़ा कट करना पड़ेगा आप ये देखिए। पहले मैं तो आपको विजुअली दिखाता हूँ इसको, ज़रा इधर सॉसेजेस को विजुअली दिखाता हूँ मैं। एक सॉसेज ये है, एक सॉसेज ये है, 12 सॉसेज बनाते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, और 18 लोगों में इसको तकसीम करना है 12 सॉसेजेस को। तो हर सॉसेज को कितनी दफ़ा काटना पड़ेगा? ज़ाहिर है जितने सॉसेजेस हैं हर सॉसेज पे कट लगेगा एक। तो इसको आपने 2/3 काटा, इसको आपने 2/3 काटा, 2 इधर एक इधर, 2 इधर एक इधर, इसको 2/3 काटा, 2 इधर एक इधर, 2 इधर एक इधर। तो ये आपने क्या किया, 2-2 देते गए एक बंदे को, और ये 2 मिला के एक बंदे को दे दिया, ये 2 एक बंदे को दे दिया, 2 बंदे को दे दिया, ये मिला के एक बंदे को दे दिया। इस तरह से 18 हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ़ टाइम्स कितनी दफ़ा काटना पड़ेगा, ये साफ नज़र आ रहा है कि 12 सॉसेजेस हैं तो 12 दफ़ा कटेंगे। हर सॉसेज को 2/3 और 1/3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये 2-2 मिला के एक एक बंदे को देते जाएंगे।
और ये एक बंदे को देते जाएंगे, यूँ 18 लोगों में तकसीम हो जाएगा। तो हमें कट्स कितने लगाने पड़े? हमें टोटल 12 कट्स लगाने पड़े क्योंकि सॉसेजेस 12 थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में हमने देख लिया कि ये हो गया। अब लीस्ट नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड के लिए क्या फार्मूला यूज़ होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चूँकि आप अभी एडवांस लेवल का क्वेश्चन अभी से ही सॉल्व करने बैठे हैं, तो जब आप घूम के आएंगे ना वापस बुक 4 को ख़त्म करने के बाद वापस इस पे आएंगे, तो फिर ये बात आपको और अच्छे समझ में आएगी कि ये कैसे हो रहा है। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ कट्स इन टर्म्स ऑफ एम एंड एन। कितने लोग हैं और कितने सॉसेजेस हैं, तो हमें कितने कट लगाने होंगे लोगों के लिए। तो इसका फार्मूला होता है जनाब कि कट्स लीस्ट नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू जितने भी n है उसमें से माइनस करें m और n का HCF ऑफ m n n। तो आपको पता चल जाएगा कि कितने सॉसेजेस हैं। तो इसको ट्राई करके देखते हैं। ये हम लेते हैं n का मतलब है कितने लोग हैं और m का मतलब है कि कितने सॉसेजेस हैं। तो 18 लोग हैं, 18 और 12 का HCF क्या आता है, या वैसे भी निकाल सकते हैं। वैसे ही हमें पता चल रहा है 18 और 12 दोनों एक ही टेबल में आते हैं। किसके टेबल में आते हैं नज़र आ रहा है हमें। तो 2 9 ज़र 18, 2 6 ज़र 12, 3 3 ज़र 9, 3 2 ज़र 6, तो 2 3 ज़र 6, 18 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 12। तो 12 कट लगेंगे, कम से कम 12 कट लगेंगे। तो ये फार्मूला है मिनिमम नंबर ऑफ़ कट्स निकालने का। अगर हमें पता हो कि कितने नंबर ऑफ़ लोग हैं, कितने नंबर ऑफ़ लोग हैं और कितने नंबर ऑफ़ चीज़ें हैं जिनको कि काटना है। इसको n कहते हैं, इसको m कह लेते हैं। तो अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रही होगी बात समझने में, लेकिन कोई बात नहीं, ये एग्ज़ाम में नहीं आ रहा अभी आपके। इसको सिर्फ डाइजेस्ट कर लें कि अच्छा यहाँ भी कहीं यूज़ हो सकता है HCF और LCM। जब हम घूम के वापस आएंगे ना आपकी बुक 4 करके, तो फिर आपको ये थोड़ा और बात क्लियरली समझ में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात करते हैं अब हम चैप्टर 2 के साथ। अपना तब तक बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।